चलना या कहीं जाना, ए टू बी होना हिंदुस्तान के अंदर, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन अगर आप इस गेट को क्रॉस करके अंदर जाना चाहते हैं जहाँ पे लिखा है कि वेलकम टू दीमापुर नागालैंड, नागालैंड के दीमापुर शहर में आपका स्वागत है, तो यहाँ तक कि तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका साथ दे रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन इस गेट को जब आप क्रॉस करेंगे तब आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप कहते हैं इनर लाइन परमिट। तो हम प्रोसेस भी बताएंगे कि अगर आप नागालैंड विज़िट करना चाहते हैं एज स्टूडेंट या टीचर या किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं तो आप कैसे आएंगे। आपने कभी चलने को सीरियसली लिया है? चलना मतलब जो ऐसा आप चल के कहीं भी पहुंचते हैं, दो पैरों पे चलना, उसको आपने सीरियसली लिया है क्या? लगता नहीं हमें। लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा कि चलना या कहीं जाना, ए टू बी होना हिंदुस्तान के अंदर, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी हाँ, भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(d) में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं अगर आप भारत के सिटीज़न हैं, जैसे हम फ़िलहाल कर रहे हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये है असम का कार्बी आंगलोंग ज़िला। हम चाहे यहाँ कितने भी दूर जाएँ, वहाँ से लौट के आएँ, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर हम इस साइड जाना चाहते हैं, हम फ़िलहाल NH36 पे हैं, ये गुवाहाटी से आगे जाता है, पहले दीमापुर आएगा, फिर कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है, इम्फाल, फिर मोरे जैसे कि आप जानते हैं म्यांमार बॉर्डर है, और वहाँ से आप ऑनवर्ड्स आगे भी जा सकते हैं अगर आपके पास परमिट्स हैं। लेकिन अगर आप इस गेट को क्रॉस करके अंदर जाना चाहते हैं जहाँ पे लिखा है कि वेलकम टू दीमापुर नागालैंड, नागालैंड के दीमापुर शहर में आपका स्वागत है। दीमापुर वैसे भी जो लोग जानते होंगे ये गेट वे टू नागालैंड कहलाता है। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप दीमापुर उतरेंगे, अगर आप बाय रेल आ रहे हैं तो आप दीमापुर उतरेंगे, बाय रोड भी आ रहे हैं तो जो मेजर रोड्स कनेक्ट करती हैं नागालैंड को वो वाया दीमापुर ही जाती हैं, और वैसे एक रोड पे हैं। तो यहाँ तक कि तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका साथ दे रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन इस गेट को जब आप क्रॉस करेंगे तब आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप कहते हैं इनर लाइन परमिट। अब ये आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप तो कहीं भी जा सकते हैं तो फिर आपको परमिट की ज़रूरत क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम तत्वाधान में जो आपको हक़ मिले हैं उसके अंदर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात हुई है कि आपको जो हक़ मिले हैं उस पर किन्हीं स्पेसिफिक कारणों के तहत कुछ रोक भी लगाई जा सकती है, लेकिन सरकार को उसकी वजह भी देनी पड़ती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लगी है रोक तो वो वहाँ वजह देंगे, अगर लोकल गवर्नमेंट्स लगा रही हैं तो वो रोक देंगे। तो ऐसा ही एक रेस्ट्रिक्शन है इनर लाइन परमिट। मैंने और जेरी ने लिया हुआ है तो इसलिए हम इस गेट को क्रॉस करके अंदर भी जा सकते हैं। और ये सिस्टम कहाँ से आया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि परमिट नज़र कैसा आता है। मेरे जेब में है, आ गए, नागालैंड के अंदर आ गए हैं। बड़ा संभाल के रखना पड़ता है इसे, हमने एक दिन की मेहनत के बाद बनवाया है। ये है, ये मेरा है भाई, इसको ब्लर कर देना मेरा एड्रेस, और ये जेरी का है। तो इस तरह के परमिट्स होते हैं, और इन परमिट्स का एक बेसिक इतिहास मैं आपको दे सकता हूँ। हम प्रोसेस भी बताएंगे कि अगर आप नागालैंड विज़िट करना चाहते हैं एज स्टूडेंट या टीचर या किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं तो आप कैसे आएंगे। सीधा करके डालने तो यार, बहुत प्यारा है मुझे ये परमिट अपना। तो सीन ऐसा है कि 1873 में अंग्रेज़ सरकार ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम भी मैं आपको बताऊंगा अपने नोट्स में से पढ़ के। हो गया, फोल्ड हो गया, वापस जेब में जा रहा है ये। अब निकलेंगे नोट्स। राइट, जैसे मैं कह रहा था कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है 1873 का, जहाँ से ये ILP यानी कि इनर लाइन परमिट की व्यवस्था अभी भी इसी एक्ट के तहत कारगर है, और वहीं से सरकार को वो शक्तियाँ मिलती हैं जिनके तहत वो परमिट्स इशू किए जाते हैं। अब ये क्यों आए, इस क्यों का जवाब बहुत लंबा है ना। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको दे सकता हूँ कि ये तो आप जानते ही हैं कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया तो उसने धीरे धीरे इलाकों को अपने अंदर कैप्चर करना शुरू किया, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट्स इंस्टॉल करना शुरू किया, या किसी तरह का एक सिस्टम बनाना शुरू किया ताकि जो ट्रेडिंग राइट्स हैं वो अंग्रेज़ के पास एक्सक्लूसिव रहें। तो ऐसे ही वो एक राज्य से दूसरे राज्य होते होते एक एंग्लो बर्मीज़ हम वॉर कहते हैं,
1824। इसके बाद अंग्रेज़ जो असम के प्लेन्स हैं आपके, जो असम के नक्शे पे नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखते हैं, वहाँ तक के पहुँचे और फिर उन्होंने अंदर पुश करना शुरू किया। तब जो आज नक्शा देखते हैं वैसा नहीं था, लगभग पूरा ही इलाका एक वक्त असम रहा और अलग अलग हिल डिस्ट्रिक्ट्स थे, जैसे लुशाई हिल्स थे जो आगे चल के मिज़ोरम बन गया, नागा हिल्स नागालैंड है, हम वहाँ खड़े ही हैं, और फ्रंटियर ट्रैक्स कहलाते थे जो बाद में नेफा हुआ, जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। तो जब इन हिली एरियाज़ में गए तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे मूल निवासी हैं, जो वहाँ के आदिवासी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं अंग्रेज़ से इंटरेक्ट करने में, बहुत जगह एग्रेसिव थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। और अंग्रेज़ों ने कुछ वक्त तक की कोशिश की कि किसी तरह से उनके साथ या तो उनको बलपूर्वक जीत लिया जाए या तो उनके साथ कोई ट्रीटी कर ली जाए, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल हो नहीं रही थी। और फिर बाद में अंग्रेज़ इस नतीजे पे पहुँचे कि क्योंकि असम के प्लेन्स वाले इलाके जहाँ पे वो खेती करवा सकते हैं, जहाँ पे वो टी गार्डन्स लगवा सकते हैं, जो स्लोप्स हैं, और ज़्यादा बेहतर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि प्लेन्स के इलाके में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हिल्स के बनिस्बत, तो वहाँ तक के अपना तंत्र पूरी तरह से काम करे। और आगे के जो ट्राइब्स हैं, जो हिल ट्राइब्स हैं, वहाँ पे उनको एक सुरक्षा देने के लिए एक परमिट सिस्टम ला दिया जाए ताकि एक सेफ डिस्टेंस रहे, वो यहाँ नहीं हम वहाँ नहीं, उस तरह का एक अरेंजमेंट था। तो इसी को आप कहते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। अब ये जेनेसिस है। तो आज आप देखेंगे कि इसी एक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश में आईएलपी है, मिज़ोरम में है, नागालैंड में है, मेघालय में भी आईएलपी जैसी एक व्यवस्था बनाई जा रही है ना, बन ही गई है। उनका एक्ट दूसरा है लेकिन वो जो सिस्टम काम करता है वो आईएलपी के जैसा ही है। लक्षद्वीप अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं। हम अपने लैपटॉप पे खोल के आपको दिखाएंगे कि कौन से फॉर्म्स को आपको फिल करना पड़ता है, कौन कौन सी जानकारी आपको देनी पड़ती है और परमिट आपको किन कैटेगरीज़ में मिलता है। तो आईएलपी बनता कैसे है? अगर आप नागालैंड आ गए हैं, दीमापुर उतर गए हैं, तो जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप दीमापुर में डीसी ऑफिस, या हो सकता है कि आपको डीसी कोर्ट लोग बताएं जाने के लिए। ये वैसे जैसा ज़िला कलेक्टर का कार्यालय होता है आपके देश के किसी और ज़िले में, वैसा यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है। तो डीसी ऑफिस या डीसी कोर्ट आपको पहुँचना है और वहाँ पे आपको एक विंडो मिलेगी जहाँ पे आईएलपी सर्विसेज होती हैं। वहाँ से आप फॉर्म लेंगे, भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे। मान लीजिए आप नागालैंड आए नहीं हैं और आप आने से पहले अपना आईएलपी लेना चाहते हैं, और ये एक अच्छा तरीका भी है कि जब आप घुस रहे हैं तब आपके पास सारे वैलिड परमिट्स हों। तो उसका तरीका है कि आप नागालैंड आईएलपी की वेबसाइट पे जाकर के उसको बना सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है? इसकी वेबसाइट है ilp.nagaland.gov.in। या आप नागालैंड आईएलपी भी डालेंगे तो आपको पहले जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर मिल जाएगी। नागालैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है और उसका हेडर पे ही लिखा होगा नागालैंड इनर लाइन परमिट। इसमें आप जाएंगे तो जो तीसरा टैब है वो है आईएलपी सर्विसेज। तो आईएलपी सर्विसेज पे हम गए, इसमें आ गया न्यू आईएलपी और हमने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही आप अप्लाई न्यू आईएलपी पे आएंगे तो आपसे सबसे पहली डिटेल जो मांगी जाएगी वो है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? नागालैंड में आईएलपी लेकर के आप जब अंदर जाना चाहते हैं तो आप कुछ फिक्स कैटेगरी में होंगे, है ना, वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। उन्हीं कैटेगरीज में आपको रख के वो आपको आईएलपी इशू करते हैं और वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पहला है डोमेस्टिक टूरिस्ट, ऑब्वियसली जैसा नाम वैसा काम है। अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। दूसरा है फॉरेन टूरिस्ट, अगर आप इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, बाहर से घूमने आए हैं, तो आप फॉरेन टूरिस्ट क्लिक करेंगे। तीसरा है लेबरर। लेबरर वाला कॉलम ज़्यादातर उन लोगों के काम आता है और ये आईएलपी जनरली लोग खुद नहीं कराते हैं। इन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो नागालैंड में काम करते हैं, या अपने यहाँ वो लोग कोई काम करवाने के लिए बाहर से लेबरर्स ला रहे हैं, तो वो बनवाते हैं इनके लिए, है ना, और फिर वो इनके गारंटर भी बनते हैं, अपना एड्रेस वगैरह देते हैं। तो ये लेबरर की कैटेगरी है, 1 साल तक का आईएलपी मिलता है। फिर इसके बाद है प्रीस्ट, अगर आप धर्मगुरु हैं। अगला है स्टूडेंट, छात्र, टीचर, अध्यापक, और फिर आखिरी है ट्रेडर या बिजनेसमैन। तो इनमें से एक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। अब जैसे हम जब आईएलपी बनाना चाह रहे थे तो जेरी और मेरा पहला कन्फ्यूजन यही था। हमने ऑनलाइन चेक किया लेकिन हमने देखा कि यार इसके अंदर मीडिया तो है ही नहीं, और या जर्नलिस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसलिए हम डीसी ऑफिस गए थे। तो फिलहाल उदाहरण के लिए
हम डोमेस्टिक टूरिस्ट को इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, दबा दिया। इसके बाद ये आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। अभी मैं अपना फ़ोन नंबर डाल के दिखा रहा हूँ, इसको जेरी ब्लर करेगा। ठीक है, इसको आप डालेंगे, फिर ये OTP जनरेट करता है। OTP आने में 1-8 मिनट लग जाता है। फ़ोन चेक कर लेते हैं, जल्दी आता है। मैंने ये पता किया कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आ गया। जो आपने जो नंबर दिया है उस पे आपको एक 6 डिजिट का OTP आएगा, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ अपना OTP। मैंने सबमिट दबाया। अब आपको एक डिटेल फॉर्म भरना है। ये जो फॉर्म यहाँ पे खुला हुआ है, अगर आप DC ऑफिस जाएंगे मोर और लेस आपको यही फॉर्म मिलता है। सारे कॉलम्स यही होते हैं, कुछ कॉलम्स आपके मैंडेटरी। मैं बताता चलता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ऑब्वियसली पहला तो नाम ही है, फिर उसके अब यहाँ पे तीनों हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और अगर आप ऑफलाइन वाला फॉर्म देखेंगे तो उसमें तो बहुत सारी जगह होती है, क्योंकि यहाँ नाम कभी कभी लेंथ ज़्यादा होती है। आपके पिता का नाम पूछा जाएगा, पिता का मिडिल नेम, उनका लास्ट नेम। फिर एक मैंडेटरी कॉलम है डेट ऑफ बर्थ। आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है। आपका जेंडर आपको बताना ही है। जेंडर में ये मेल, फीमेल, अदर लेता है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? ये कंपलसरी है। आपको लग सकता है इन्वेजन इन प्राइवेसी, लेकिन ये अब नियम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आपके जैसे कोई तिल है आपको, है ना, कोई मोल है, तो आप वो लिख करके उसका लोकेशन उसमें डाल दीजिए, है ना। तो जैसे मैंने अपने बारे में डाल दिया था। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, आपको अपना पेशा मेंशन करना है। रिलीजन आपको लिखना है। रिलीजन इज़ अ मैंडेटरी कॉलम, आपको भरना ही भरना है। आपको मेल आईडी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा जो आपने पहले दिया है। उसके बाद आधार नंबर मांगते हैं। ये हमारे भारत में कई सारे फॉर्म्स के साथ हुआ है। आधार ऑप्शनल बताते बताते अब वो धीरे धीरे मैंडेटरी होता चला है। आधार इसमें एक मैंडेटरी कॉलम नहीं है, लाल उसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। लेकिन DC ऑफिस अगर आप जाएंगे या आप ये भी फॉर्म भरेंगे तो वो आधार मतलब आसान तरीका है। अगर आप आधार कार्ड लगाएंगे, उसके बिना मतलब थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको। मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, पर आधार लगाना पड़ता है। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये आपको देना पड़ेगा, और डिटेल में देना होता है। आपको एड्रेस देना है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, सब मैंडेटरी कॉलम्स हैं। फिर परमानेंट एड्रेस है, चाहो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस लिख दीजिए कि जो अभी हाल पता है वही हमारा स्थायी पता है, वैसा भी आप चेक कर सकते हैं। फिर एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है परमिट डिटेल। परमिट डिटेल में सबसे पहले आपको पूछता है कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है। तो मान के चलिए आप टूरिस्ट का भर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली लिखेंगे टूर, है ना, या साइट सीइंग, जनरली ऐसा कोई भी डालेंगे। हमारा पर्पस ऑफ विजिट हमने लिखा था मीडिया कवरेज। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आप विजिट करना चाहते हैं। तो 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नागालैंड में 16 नोटिफाइड ट्राइब्स हैं बड़ी, तो उन्हीं ट्राइब्स के हिसाब से यहाँ ज़िले बने हुए हैं। तो वो 16 के 16 के ऑप्शंस हैं आपके पास में। अब इसमें होता यह है कि आप चाहो तो सारे क्लिक कर दीजिए, लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाएंगे, DC ऑफिस जाएंगे, तो एक आग्रह रहता है वहाँ के स्टाफ का कि पिक एनी 3, मतलब आप कोई भी 3 पिक कीजिए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें तो ऑल नागालैंड चाहिए, क्योंकि हम तो सब जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं। तो जैसे अगर मेरा ये फॉर्म होता, है ना, मेरा ही है, तो मैं इसमें सारे चेक कर देता। फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि आपकी विज़िट की तारीख कहाँ से कब तक के है, तो डाल दीजिए। वैसे परमिट की डेट्स फिक्स होती हैं, आपको 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल तक का परमिट मिलता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। फिर है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो। आप आधार दे सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप गवर्नमेंट ID डाल सकते हैं, वोटर ID डाल सकते हैं, DL दे सकते हैं। अगर आप बाहर से आए हैं तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, और वो वीज़ा की डिटेल आप डाल सकते हैं, और स्टूडेंट ID भी डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी लेता है ये। तो आपने आइडेंटिटी प्रूफ डाला। आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आपका ID नंबर, जो भी आपके कार्ड के ऊपर नंबर लिखा है, वो नंबर आपको एक फील्ड में डालना है। उसके बाद आप अपनी पासपोर्ट पिक्चर इसमें अपलोड करेंगे। 200 KB तक की पिक्चर होनी चाहिए वो। और फिर आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID का है, तो उसका फ्रंट आपको अपलोड करना है।
आधार कार्ड का फ्रंट अपलोड करना है, आधार कार्ड का बैक अपलोड करना है। फ्रंट बैक का मतलब वही है, सामने से जैसे दिख रहा है उसकी फ़ोटो लिख के अपलोड, पीछे से जैसे दिख रहा है उसकी फ़ोटो लेके अपलोड। फिर आपको लोकल कॉन्टैक्ट और प्लेस ऑफ स्टे, ये भी मैंडेटरी कॉलम है, आपको बताना पड़ता है कि आपका लोकल कॉन्टैक्ट क्या है और आप कहाँ रुकेंगे, फ़ोन नंबर भी आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप एक छोटा सा डिक्लेरेशन को चेक करते हैं कि जितनी भी जानकारी आपने दी है वो सही है, आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद फिर आप एक क्या कैप्चा बोलते हैं जेरी, वो जो वो आप डालेंगे और फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे। उसके बाद ये 3 दिन तक के लेगा आपको मतलब जब इसका सबमिट बटन आप दबा देंगे तो उसके बाद आपका एक फॉर्म जनरेट करके वो दे देगा कि आपका ILP अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद वो जब उनको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको मिलेगा आपका ILP। लेकिन इसके लिए आपको एक स्टेप आगे जाके पेमेंट भी करना पड़ता है। फिक्स प्राइसेस होते हैं। जेरी और मैंने लिया है 1 महीने का ILP और उसका चार्ज हम दोनों का मिला के 300 रुपये था और फॉर्म के 20-20 रुपये अलग, 40 अलग है ना, तो 340 में 2 बंदों का हमारा ILP बना हुआ है। अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि ये चीज़ दिमाग में अगर आती है तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब अगर आप नहीं जान रहे हैं नागालैंड के बारे में कि क्यों चाहिए, है ना, मतलब इतनी कागजी कार्रवाई इंडिया में जाना है आपको। तो हमने आपको एक इतिहास तो बताया था कि कैसे एंग्लो बर्मीज़ वॉर का इतिहास था। उसके बाद अंग्रेज़ का दखल बढ़ा, पहले प्लेन्स में असम के, फिर उसके बाद वो हिल ट्राइब्स की तरफ जाने लगा जहाँ अलग अलग जनजातियों का वास था। और वो एक मतलब काफ़ी फ्लक्स था उस टाइम पे, बहुत चीज़ें जल्दी स्टेबलाइज नहीं हुई, बड़ा संघर्ष हुआ अंग्रेज़ और ट्राइब्स के बीच में। और उसके बाद क्या हुआ और ILP की व्यवस्था कैसे है उसको लेकर के 2 बड़े मत हैं, है ना, हम दोनों आपको बता रहे हैं। पहला तो ये है कि हमने जैसे जो आपका नागालैंड ILP की वेबसाइट है उसमें हमने अबाउट में जाके देखा तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ही बेसिक जानकारी है कि आपका 1873 का ईस्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है। तो हमने ILP अरुणाचल प्रदेश की वेबसाइट को भी चेक किया तो ILP अरुणाचल प्रदेश की जो वेबसाइट है उस पर एक बड़ा एक्सप्लेनर इस पर लगा हुआ है। तो उसमें उन्होंने पूरा समझाया है कि ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था, फिर इनर लाइन परमिट क्या है और क्यों आया। तो इसमें भी जो अरुणाचल प्रदेश के ILP की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके अंदर जिस तरह की जानकारी दी, उनका ऐसा कहना है कि एंग्लो बर्मीज़ वॉर के बाद में जब नॉर्थ ईस्ट में और जो ईस्ट बंगाल के जो इलाके हैं जो अब बांग्लादेश हो गया, उन इलाकों में जब अंग्रेज़ का एक तरह से शासन हो गया, वो जैसे जैसे उनका कंट्रोल बढ़ता गया तो उन्होंने एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाई कि जो हिल ट्राइब्स हैं वो उनको उनके संस्कृति को प्रैक्टिस करने के लिए उनको आज़ाद रखेंगे, एक तरह से उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और अपना काम प्लेन्स में आराम से करते रहेंगे। तो वो एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है कि भाई आप अपने इलाके में रहिए, हम अपने इलाके में रहेंगे, जिसको इन्होंने कहा कि आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है। और उसमें फिर इस तरह दिया जाता है कि जो इंडिजिनस यहाँ के मतलब मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी संस्कृति अक्षुण्ण रहे, उनकी जो सांस्कृतिक और स्थानिक संप्रभुता है ना, वो जिस भी फॉर्म में हो उसको कम से कम उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो, कोई नया सिस्टम आए तो वही भाव आपको ILP के बारे में जितनी चीज़ें यहाँ कही जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में और जिस तरह से वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है उसका क्रक्स यही निकल के आएगा। लेकिन एक दूसरा मत भी है कि ब्रिटिश लोगों ने ILP क्यों बनाया आखिर। तो एक तो ये है आइसोलेशनिस्ट की वो उनकी संस्कृति अक्षुण्ण रहे, और दूसरा कारण ये था, एक मत ये भी है कि ब्रिटिशर्स ये चाहते नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने एक्ट बनाया था तो उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को आगे के इलाकों में हिल्स में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मत ये भी है कि ब्रिटिश ये चाहते थे कि उनके वक्त में या इन फ्यूचर, क्योंकि उन्हें तो लगता नहीं था कि उनका राज कभी ख़त्म होगा, जब भी इन इलाकों के साथ में ट्रेड हो या जितना भी ट्रेड होता है उस पर उनकी मोनोपोली रहे। तो जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं यानी कि हम जो इंडियंस हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उनका इंटरेक्शन कहीं इनसे ना बढ़ जाए। तो वो एक मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल वाली भी चीज़ थी कि एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि जो जाए वहाँ, जो उनके साथ में मिंगल होने की कोशिश करे, जिनका संपर्क उनके साथ में बढ़े, वो हमारी जानकारी में रहे। और वायलेट करने को अगर आप कोशिश करते हैं तो उस जब ये एक्ट बना था, जब ILP की व्यवस्था आई, तभी भी कारावास की सज़ा 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान था और अलग अलग लेवल पे जुर्माना है। इसमें समय के साथ में रिविजन्स होते गए हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तब हुआ, है ना, तो पहली बार में वायलेटर्स को पहले 100 रुपये था, फिर वो 500 हुआ, फिर वो जुर्माना बढ़ के 1000 रुपये हुआ।
और आप सोचिए कि अगर हम 1950 1920s की बात कर रहे हैं या 1947 के आसपास की भी बात कर रहे हैं तो 500 रुपये 1000 रुपये बहुत होता था भाई। तो इतना हैवी फाइन लगाया गया था और एक वक्त था जब आईएलपी को सख्ती से लागू करने की कोशिश भी हुई, लेकिन आप अगर यहाँ के लोगों का अनुभव पूछेंगे या जो लोग जनरली नॉर्थ ईस्ट आते रहते हैं, नागालैंड आते रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश जाते रहते हैं, तो आईएलपी को लेकर के समय के साथ में आग्रह क्रमशः कम होता गया है ना। अब जब जब उसमें आप देखेंगे नागालैंड में इंसर्जेंसी आई या नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाकों में इंसर्जेंसी आई, तो तब ऐसा हो जाता है कि फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस उस तरफ चला जाता है। लेकिन उतना आप ये कह लीजिए कि हार्ड एंड फास्ट या मतलब बिना आईएलपी के आप घुस जाएंगे तो अहित हो जाएगा, ऐसा कभी रहा नहीं, अभी भी नहीं है। लेकिन उसमें एक लेकिन लगा हुआ है। 1950 में भारत सरकार ने क्या किया कि जो आईएलपी का एक्ट था उसके अंदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर दिया इंडियन सिटीजन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब पहले तो सब्जेक्ट्स थे तो अंग्रेज जो तय करता था उनके हिसाब से चलता था, ये हो गया कि इंडियन सिटीजन्स भी अगर इन इलाकों में जाएंगे तो आपको आईएलपी लेना पड़ेगा। और उसके पीछे भाव ये था कि जब आज़ादी हुई तो नागालैंड में भी और नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाकों में भी ये एक भाव था कि जो भारत सरकार होगी है ना, वो अपने तरीके से या अपने कानून अपनी संस्कृति को यहाँ थोपने की कोशिश करेगी। और जो भारत सरकार थी वो इस बात को एक्नॉलेज कर रही थी कि अगर हम जो मूल निवासी हैं यहाँ के उनको इस भय में वो रहेंगे तो हो सकता है कि अलगाव की भावना बढ़े। तो वो अकारण उस आग में घी नहीं डालना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज चला गया, लेकिन आईएलपी की व्यवस्था है और अगर आप मतलब इसको इस तरह से लेते हैं कि आपके यहाँ कंट्रोल रहेगा, किसी तरह का जानकारी रहेगी कि कौन आ जा रहा है और ये भाव बना रहता है कि संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी, तो आईएलपी को कंटिन्यू होने देते हैं। तो इसलिए आईएलपी को आप वैसे भी मत लीजिए कि आप इंडियन सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन आप बताइए परमिट ले रहे हैं। कई लोगों ने हमको भी सलाह दी कि आप तो प्रेस हो और हॉर्नबिल में भी सब लोगों को जाने देते हैं, अभी इलेक्शन से आप तो घूमिए नागालैंड, तो आपको आईएलपी की ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे लोग इस तरह की फ्री सलाह आपको देंगे कि मत बनाओ आईएलपी, कुछ नहीं होता है। हमारा पर्सनल सजेशन और जो हमारी और बाकी पत्रकारों से बात हुई है, यहाँ लोकल से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये बात सही है, ऐसा नहीं है कि नागालैंड में सब आपको मारने दौड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे से आपका स्वागत होता है, बहुत रिच कल्चर वाला ये सूबा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और अच्छा यही है ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल घूमने भी जा रहे हैं या फॉर दैट मैटर हम इलेक्शन कवरेज के लिए जा रहे हैं, तो आप उस कानून को फॉलो करके जाइए जो आपके लिए बनाया हुआ है, तो मतलब आपकी यात्रा निष्कंठ रहेगी। एक चीज़ और जो आईएलपी की कहानी है उसके अंदर मेंशन करना ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा ना कि इसका आग्रह थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। जो एक बर्निंग इशू था आईएलपी, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा था। लेकिन जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया और फिर बाद में वो एक्ट बन गया तो उसका पूर्वोत्तर में काफ़ी विरोध हुआ। आपको याद भी होगा 2019 में और बाद में 2020 में, शुरुआत में कोविड से पहले। तो उसमें पुकार यही थी कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत आएंगे, भारत के नेबरिंग एरियाज से लोग आएंगे और वो माइनॉरिटीज़ के होंगे, तो पूर्वोत्तर की जो जनजातियां थे उनका कहना था कि इससे तो भाई हमारा जो पूरा आइडिया ही था कि हमें एक तरह की ऑटोनॉमी मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं, 6वीं अनुसूची है, जैसे नागालैंड में आप आएंगे तो आर्टिकल 371A है, तो आप वो एक तरह से उसको बीट कर रहे हैं। तो फिर उन डर जो उस तरह के भय थे उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने अश्योर किया कि आईएलपी की जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी। मणिपुर में आईएलपी को इंट्रोड्यूस किया गया, यस। और जो एक मेघालय में पहले आईएलपी नहीं था, लेकिन मेघालय में मेघालय रेसिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 ये एक कानून है, उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए और उसमें भाव ऐसा ही है कि वो आईएलपी से थोड़ी सी अलग व्यवस्था है, लेकिन वो उसी तरह से मूवमेंट को कंट्रोल करने का इरादा रखता है ये एक्ट। अभी चीज़ें पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन ये एक आईएलपी की तरह की व्यवस्था ही बनेगी भविष्य में। तो ये है आईएलपी की कहानी, लॉन्ग इन शॉर्ट। हमने आपको बताया कि आईएलपी क्यों ज़रूरी है, आईएलपी का इतिहास क्या है। आईएलपी अगर आप नागालैंड विजिट करना चाहते हैं, बड़ा खूबसूरत सूबा है, तो आप आईएलपी कैसे बनाएंगे और आईएलपी दिखता कैसा है, बस वो तो हमने आपको दिखाई दिया था। हमारा ऑफलाइन है, ऑनलाइन आप आईएलपी कैसे बनाएंगे वो हमने आपको बता दिया। तो हमारी सलाह यही है कि अगर आप विज़िट कर रहे हैं उन स्टेट्स को, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है,
और चूंकि कानून है तो उसको फॉलो कीजिए, वैलिड परमिट्स के साथ में स्टेट को एंटर कीजिए और फिर आराम से घूमिए, चिल होके घूमिए, फिर आपको डर नहीं रहेगा कि कोई कल को पूछ ले कि भाई क्यों आप कहाँ हैं। तो वैसी कोई नर्वसनेस नहीं रहेगी। ऑन दैट नोट इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और जानकारीपूर्ण वीडियोस हम बना पाएंगे आपके लिए नागालैंड से। वो सब लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। दीमापुर से जेरी के साथ मैं हूं निखिल। देखते रहिए दी लर्न टॉप की पूर्वोत्तर चुनाव यात्रा।